हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग मुद्रा के कार्य, भारत में मुद्रा की पूर्ति तथा M1, M2, M3 और M4 के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारे यहाँ के बाजार थे, यानी पुराने समय के जो मार्केट थे, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ यह था कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, यानी किसी वस्तु की आपकी आवश्यकता है, तो आप अपने द्वारा निर्मित किसी वस्तु को मार्केट में लेकर के जाते थे और जिस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है उसे आप वह वस्तु दे देते थे और जो जिस वस्तु की आवश्यकता आपको है वह आप ले लेते थे। जैसे कि माना कि आप ए व्यक्ति है और उसने एक्स वस्तु बनाई है और वाई व्यक्ति को बी व्यक्ति को वाई वस्तु चाहिए। तो उसमें क्या होता था, ऐसे संयोग की गणना होती थी कि ए व्यक्ति मार्केट गया और उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे वाई वस्तु चाहिए, पर बी व्यक्ति भी ऐसा मिलना चाहिए जिसे यक्स वस्तु चाहिए, तभी तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग हो पाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली इसी पे आधारित थी। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि अनाज के बदले कपड़ा, दूध के बदले अनाज, यह व्यवस्था पूर्णतः लोगों की आपसी समझौते एवं विश्वास पर आधारित थी। आज भी आप गाँवों में अगर देखेंगे तो कई जगह ऐसा पाया जाता है। कभी कभार महिलाएं आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि जब हम लोग की जो इच्छाएं थी, आवश्यकताएं थी, वो निम्न थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चल जाता था। परंतु इस समय हम लोग की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली पे तो चालू करने का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली पे तो थोड़ा भी नहीं चल सकता है, मतलब सोच भी आदमी नहीं सकता है। इतनी हम लोग की आवश्यकताएं हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ थी। दोहरी संयोग का मिलना, जैसे कि हमने आपको बताया था, ऐसे व्यक्तियों का मिलना जो एक दूसरे के वस्तु लेने में रुचि रखते हों। वस्तु मूल्य के माप में कठिनाई, वस्तु मूल्य के माप में कठिनाई का अर्थ यह है कि जैसे कि किसी वस्तु, जैसे कि मान लीजिए आपको अनाज चाहिए और आपके पास कपड़ा है, तो इसमें यह दिक्कत होता था कि एक कपड़े के बदले में कितना अनाज लिया जाए या एक अनाज के बदले कितना कपड़ा दिया जाए। इसी को हम वस्तु के मूल्य माप में कठिनाई कहते हैं। भावी बचत संभव नहीं। जब वस्तु विनिमय प्रणाली पे हमारा समाज जो था पुराने समय में जब आधारित था, जिसमें बचत संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग मुद्रा का वहाँ पे चलन नहीं था। हम मुद्रा का चलन नहीं था तो गेहूं या अनाज या किसी भी अन्य चीज या को लंबे समय तक बचत के रूप में रखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो सड़ जाता, खराब हो जाता। चौथा है अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन। अविभाज्य वस्तुओं का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाय है और एक आपको बकरी की आवश्यकता है, तो अब यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात यह है कि एक गाय के बदले कितना बकरी दिया जाए या एक बकरी के बदले गाय का कितना हिस्सा लिया जाए। गाय को तो काटा नहीं जा सकता है क्योंकि वह जानवर है, वह मर जाएगा। इसीलिए अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय बहुत ही कठिन था। उधार लेन देन में कठिनाई, उधार लेन देन में कठिनाई एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय में। क्यों? क्योंकि आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बोरा गेहूं ले लिया और 2 साल बाद वह कितना गेहूं देगा, इस बात में बहुत ही कठिनाई होती थी। इसीलिए उधार लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली पे बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती थी। मुद्रा का प्रादुर्भाव या उद्भव, प्राचीन समय में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलते थे और उससे पहले जानवरों के खाल, हड्डी और इन सब के सिक्के चलाए जाते थे। मनी शब्द की उत्पत्ति, मनी शब्द की उत्पत्ति मोनेटो शब्द से हुआ है।
लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुआ है। मोनेटो शब्द का अर्थ है देवी जूजो है। मोनेटो शब्द का अर्थ देवी जूजो है। मुद्रा की परिभाषा। मार्शल। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो संदेह अथवा विशेष जांच के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चा को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित रहती हैं। यानी मुद्रा में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिसे बिना किसी जांच के अभाव में, मतलब सभी लोग उसे स्वीकार करें और किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या खर्चा चुकाने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए हम उस चीज का साधारणतः प्रचलित कर सकते हैं। फ्रांसिस वाकर के हिसाब से मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फ्रांसिस वाकर का ये जो परिभाषा है यह पूरी तरह इसको सही नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये मुद्रा के बारे में नहीं, मुद्रा के कार्य के बारे में बताता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार होती है तथा साथ ही मूल्य के मापक और संचय के आधार पर कार्य करती है। यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का साधन यानी कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने के साधन के रूप में सामान्यतः यानी सभी लोग उसे स्वीकार करते हो तथा साथ ही मूल्य के मापक यानी कि वस्तुओं के मूल्य को मापने में, जैसे कि अभी हमने बताया था वस्तु विनिमय प्रणाली पे किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं नापा जा सकता था क्योंकि उसमें बहुत ही कठिनाई होती थी। लेकिन मुद्रा के उत्पत्ति के बाद यह सब बहुत ही आसान हो गया। किसी भी वस्तु को हम लोग रुपया, पैसा, 1000, 2000, लाख, 2 लाख में नाप सकते हैं। और संचय के आधार का कार्य करती हो। संचय मतलब इकट्ठा करने का। मुद्रा को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे रखा भी जा सकता है। मुद्रा ऐसी वस्तु होती है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्यों के संचय में सभी लोगों द्वारा स्वीकृत की जाती है। यानी मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसे नाप सकते हैं, मूल्य के रूप में उसे नाप सकते हैं, कर्ज को चुका सकते हैं, उसे हम संचय के रूप में रख सकते हैं और भी बहुत कुछ। मुद्रा की पूर्ति के माप। भारत में मुद्रा की पूर्ति के माप। पहला है आपका एम बराबर सी मीन्स होता है करेंसी, यानी कि लोगों के पास जो करेंसी है उसे हम सी कहते हैं। डी मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, यानी बैंकों के पास मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं को हम डी कहते हैं। प्लस ओडी ओवरड्राफ्ट, अदर ड्राफ्ट, ओडी मीन्स होता है अदर ड्राफ्ट, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। एम बराबर सी प्लस डी डबल डी प्लस ओडी, यानी कि ये सभी चीज़ों को अगर ऐड कर दिया जाए तो एम बनता है M1 बनता है M1। M2 में बराबर M का यहाँ पे अर्थ है यानी कि M ये, यानी M के अंदर ये सभी चीजें आएंगी। M प्लस डाकघरों में बचत जमाएं को अगर जोड़ दिया जाए तो M2 आता है। वैसे हम लोग M1 जो है, M1 को संकीर्ण माप यानी नैरो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तीसरा नंबर M3 में M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास निबल सावधिक जमाएं यानी फिक्स डिपॉजिट जो है उन्हें जोड़ दिया जाए तो M3 होता है। वैसे हम लोग M3 को विस्तृत अवधारणा यानी कि बॉर्डर्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। विस्तृत अवधारणा M3 को कहा जाता है। M4, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो M4 है उसमें M3 यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखना भूल गया। M3 प्लस डाक घर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं अगर हम जोड़ दें तो M4 होगा। M3 मतलब ये इतना चीज अगर इसमें जोड़ दिया जाए, डाक घर में जोड़ दिया जाए तो M4 आएगा। मुद्रा के कार्य।
मुद्रा पहला है मुद्रा के मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य। मुख्य कार्य के अंदर आता है विनिमय का माध्यम, यानी जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है, यानी ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। आप किसी भी आप मार्केट में जाते हैं, जैसे कि मान लिया आप मार्केट में गए 1 किलो आलू लिए और उसे पैसा दिए, तो उसी को विनिमय कहते हैं। यानी एक हाथ से एक वस्तु देने को और एक वस्तु लेने को ही विनिमय कहते हैं। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। तो यानी कि जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम, मुद्रा एक विनिमय का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, कोई भी इसे लेने से मना नहीं करता है। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में एक बहुत ही अच्छा मापक है, जिससे हम किसी भी वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं। सहायक कार्य या गौण कार्य या द्वितीयक कार्य। प्रभावी भुगतान का आधार यानी ऋण, जो मुद्रा होती है वह ऋण चुकाने में बहुत ही आसान होता है। मुद्रा से हम लोग प्रभावी भुगतान का आधार भी है, यानी कि ऋण उससे चुकाया जा सकता है। मूल्य का संचय का साधन, यानी मूल्य का संचय, संचय में होता है संरक्षित करने का साधन, यानी मुद्रा को हम लोग इकट्ठा करके लंबे समय तक रख भी सकते हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति में होता है खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर। संपत्तियों का क्रय विक्रय, डेबिट क्रेडिट एटीएम कार्ड चेक द्वारा, जैसे कि जो हमारी जो क्रय शक्ति है उसे स्थानांतरण, जैसे कि मान लीजिए माना कि हमने उसे बैंक में जमा कर दिया तो चेक द्वारा उसे निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड द्वारा निकाल सकते हैं। डेबिट क्रेडिट यानी जमा करना निकालना, ये सारा चीज हो सकता है मनी से। तीसरा आता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य के अंदर राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, एक फार्मर है, तो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है उस पर वो टैक्स भरता है, और जो फार्मर होता है वो लगान भरता है। यानी कि वो भी टैक्स ही होता है, लगान भी टैक्स होता है, परंतु वह खेतों पे लिया जाता है। तो इन सभी टैक्सों का वितरण हम लोग मनी से कर सकते हैं। साख का आधार, साख मिस होता है ऋण, यानी ऋण देने या लेने। आकस्मिक कार्य में जैसे ऋण लेने में, इमरजेंसी के समय किसी से ऋण लेना हो तो मुद्रा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुद्रा से ऋण लेने में बहुत ही आसानी होती है। संपत्ति की तरलता, प्रोफेसर किन्स ने पूंजी की तरलता नगद रूप में समझाई है। प्रोफेसर किन्स के सिद्धांत के अनुसार पूंजी की जो तरलता है वो नगद रूप में सबसे ज्यादा होती है। नगद रूप मतलब कैश, मनी। संपत्ति की तरलता प्रोफेसर किन्स ने पूंजी की तरलता के रूप में की है, यानी कि जो संपत्ति है, माना कि आपको कोई संपत्ति, जैसे कि आपका घर मान लीजिए दिल्ली में है, आप कोलकाता जाकर के रहना चाहते हैं, तो घर को उठा के तो लेके जाएंगे नहीं, तो उसे आप दिल्ली में बेच करके नगद के रूप में लेकर के नगद ला करके आप कोलकाता में जमीन या अपना घर खरीद सकते हैं। अन्य कार्य यानी अदर वर्क। शोधन क्षमता सूचक यानी भुगतान करने की क्षमता, यानी जो शोधन क्षमता सूचक यानी भुगतान करने की क्षमता यह है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य है उसे पेड करने के लिए मुद्रा का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को शोधन क्षमता सूचक कहते हैं। इच्छा का वाहक यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमें इच्छा है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है, तो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी आप मुद्रा का ही यूज करेंगे। इच्छा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा द्वारा ही संभव होती है, यानी कि इच्छा जो है और आपकी आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ मुद्रा ही पूरा कर सकता है। मुद्रा का महत्व, बाजार व्यवस्था की धुरी। मुद्रा का महत्व अगर जानना है तो एक मार्केट में जा करके देखा जा सकता है। अगर यह सत्य है, अगर आज मुद्रा न होता तो हमारी जो बाजार है वह तहस नहस हो गई रहती, क्योंकि इतनी आवश्यकताओं के बाद बिना मुद्रा के बाजार के बारे में सोचना ही इम्पॉसिबल है। बाजार व्यवस्था की दूरी मुद्रा पे ही टिकी हुई है, क्योंकि बाजार व्यवस्था सिर्फ क्रय विक्रय से ही चलती है और क्रय विक्रय मनी के द्वारा ही होता है। आर्थिक विकास का मापक, जो मनी है वो आर्थिक विकास का मापक भी होता है, यानी उससे मापा जा सकता है कि आज से पहले मेरी संपत्ति कितनी थी और आने वाले 5 साल के बाद कितनी है,
तो इसीलिए हम लोग आर्थिक विकास का मापक मुद्रा को कहते हैं। तीसरा, निवेश का आधार, यानी वस्तुओं को निवेश, यानी कि किसी भी क्षेत्र में हम निवेश कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं मुद्रा से। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, उपभोक्ता उत्पादन निर्णय ले सकता है। जैसे कि मुद्रा की वजह से उपभोक्ता या उत्पादन खरीदने वाला और उसे बनाने वाला दोनों स्वतंत्र होते हैं, वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, उन्हें क्या बनाना है। परंतु जब वस्तु विनिमय प्रणाली पे थी तो ऐसा नहीं था, उन्हें खोजना पड़ता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे वस्तु को ले ले और उसकी वस्तु हमें चाहिए। पांचवा है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, यानी जो मुद्रा है वह सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मुद्रा से ही श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण किया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अर्थ यह होता है कि जो जिस कार्य में निपुण है वह उस कार्य को करे। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जब सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा को अवैध घोषित किया जाए तो यह विमुद्रीकरण है। इसका प्रमुख उद्देश्य काले धन अथवा नगदी मुद्रा को नष्ट करना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण कर करके 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था, यानी बाहर कर दिया गया था। इससे काले धन को आराम से निकाला जा सकता है। जो काले धन के रूप में लोग छिपा करके रखे हैं 500 या 1000 के नोट, उसे गवर्नमेंट ने एक झटके में बैन कर दिया, जिससे ब्लैक मनी वापस आ गई।